हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। और जैसे कि आपको प्रीवियस सेशन में मैंने कल नाइट में ही बता दिया था कि मॉर्निंग में आपका एक स्पेशल सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सीडीपी का, तो वही सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेम प्रोसीजर होगी, आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, जितने भी क्वेश्चन आज के सेट में हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकती है। तो अपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप लोग सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखते हो और जिनको डेली आप रिवाइज करते हो, उसके अंदर आप जो भी नई चीज़ें आज सीखने को आपको मिलेगी, आप उन सभी को नोट डाउन करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो चैप्टर 1 का है हमारा। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से ही हो जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहाँ पर आपने एक स्कोर आसानी से कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पहले ही आपके लिए सेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? B.F. स्किनर, R.M. गेने, रॉबर्ट एम गेने, I.P. पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव या फिर E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक के हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, मैंने आपको पूरे नेम भी बता दिए यदि आप कोई शॉर्ट फॉर्म कंफ्यूज कर रहे हैं तो। अभी हमसे पूछा गया है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप चाहें तो कुछ समय ले सकते हैं इसको सोचने के लिए। इसका राइट आंसर है हमारे पास द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक के लेखक है R.M. गेने। ये इस तरीके की उनकी बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने पूरा लर्निंग को डिफाइन किया हुआ है, लर्निंग के टाइप, सीखने के कितने प्रकार होते हैं, मतलब लर्निंग से रिलेटेड सारी चीज़ें रॉबर्ट एम गेने के द्वारा डिफाइन की हुई है। अभी अभी उनका 4th एडिशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको परचेज भी करना हो, क्योंकि यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं इस बुक को। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? R.M. गेने के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, क्रो के द्वारा या फिर जर्शिल्ड के द्वारा। पूछा हमसे गया था किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज के बारे में, काफ़ी संघर्ष, तनाव, हमला व तूफानों की अवस्था हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। तो ये डेफिनेशन दी गई है स्टैनले हॉल के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ये डेफिनेशन किसने दी है? स्टैनले हॉल ने दी। क्योंकि हम देखते हैं ना, किशोरावस्था काफ़ी कठिन काल होता है हर एक बच्चे के लिए, उस अवस्था से निकलना। तूफानों का काल, बसंत ऋतु, सभी नाम किसको दिए गए? किशोरावस्था को दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? स्पेशली डिफाइन किया है यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में। भारतीय प्रतिमान मतलब भारतीय जो है, इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है उसमें कितना समय लगता है? 40 मिनट, 45, 30 मिनट या फिर 36 मिनट। तो क्या इसका आंसर हो सकता है सूक्ष्म टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, किस तरीके से ये साइकिल चलता है? पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कितने मिनट का समय यहाँ पर लग सकता है माइक्रो टीचिंग के अंदर? अप्रोक्स 36 मिनट यहाँ पर लगते हैं। अब ये साइकिल किस तरीके से चलता है? तो कुछ इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको पाठ योजना प्लानिंग करनी होती है, फिर आपको टीचिंग करनी होती है, फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। यदि फीडबैक सही मिलता है तो ठीक है, अगेन आपको नहीं तो फिर रीप्लानिंग करनी होगी। ठीक है, जो आपने पाठ योजना बनाई थी वापस आप पुनः पाठ योजना बनाओगे, देन आप वापस से रीटीच करोगे, वापस से पढ़ाओगे, देन वापस से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वाला फोटो भी आप यहाँ पर देख लो कि माइक्रो टीचिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करना अपना खुद का टाइम है, प्लान अपन कर सकते हैं। टीचिंग करने में आपको 6 मिनट लगते हैं, 6 मिनट तक वहाँ पर आपको पढ़ाना होता है, देन आपको 6 मिनट में वापस फीडबैक मिलेगा। रीप्लान करने के लिए आपको 12 मिनट दिए जाते हैं जो आपने प्लान किया था। अगर उसमें कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भी दिक्कत है तो आप रीप्लान करके 12 मिनट ले सकते हैं। देन आपको अगेन 6 मिनट मिलेंगे रीटीच करने के लिए, वापस से पढ़ाने के लिए, और अगेन आपको वापस से 6 मिनट का फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो 6 + 6 12 + 12 24, 24 + 6 + 6 हमारा कितना हो जाएगा? 12 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 36 में हमारा पूरा माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होता है।
अब मेन चीज़ तो आती है कि चलो माइक्रो टीचिंग तो अपन ने देख ली, ये भी देख लिया, 36 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक किस तरीके से होता है, तो इसको भी अभी सेम क्वेश्चन यहाँ पर अभी रिवाइज होगा, उसमें आपको पूरा बता दूंगी। और आपकी पुरानी जो यादें हैं, जब आपने माइक्रो टीचिंग करी होगी बीएड डीएड में, तो किस तरीके से करी होगी, किस तरीके से आपने नोट्स बनाए थे, किस तरीके से हम लोग माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाते हैं, उसमें हम सारे रेडी करते हैं, टीचिंग प्लानिंग वगैरह सब लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा जो गर्भावस्था है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट एम गैने के द्वारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग लिखी गई है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, स्टैनले हॉल ने कहा था। सूक्ष्म शिक्षण में टोटल 36 मिनट लगते हैं भारतीय प्रतिमान की यदि हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, हॉलिंगवर्थ के द्वारा, रॉस के द्वारा, स्कीनर के द्वारा, गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। तो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया मतलब डेफिनेशन दी गई है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, सीखने के पठार का मीनिंग क्या होता है, तो ये चीज़ अपन ने एक बार डिफाइन भी करी थी। मतलब जब भी हम जो लर्निंग प्रोसेस हमारी चल रही है, मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो क्या होती है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हमारी एग्जाम डेट 25 को थी मान लो, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि एग्जाम कुछ समय बाद होगी, पोस्टपोन कर दी गई, तो हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। बिल्कुल पता चलता है हम लोगों को भी, व्यूज़ बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल न के बराबर स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं, क्लासेस में बैठते ही नहीं है वो लोग। तो यहाँ पर का जो पठार था, सीखने का जो पठार है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एक सीधी रेखा की तरह बन गया। सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जाम डेट आती है ये ग्राफ वापस से उठ जाता है। तो ये जो कांस्टेंटनेस थी इतने समय के लिए, ये डेफिनेशन ये बताती है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं हो रही है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रॉस के द्वारा इस डेफिनेशन को दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, किसने बताया है, ये रॉस ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब बच्चे के साथ कुछ परेशानी हो रही है, बच्चा किसी परेशानी से घिरा हुआ है, उससे कुछ भी समस्या हो रही है, तो टीचर ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, बच्चे को नज़रअंदाज कर दे, बच्चे को परामर्श यानी कि सजेशन दे, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चों को दंड देना चाहिए। तो इस पर कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि हम लोग टीचर है, बच्चा किसी भी परेशानी से किसी भी समस्या में है तो हम लोग उसे परामर्श देंगे, हम लोग उसे सजेशन देंगे। इसीलिए आपको पता होगा बाल विकास में आपका एक चैप्टर भी है, बिल्कुल लास्ट में आप देखिएगा पेडागोजी के अंदर, निर्देशन व परामर्श, इनका मीनिंग क्या होता है, इसका एक रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये पूरा आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। सेम आपका ईवीएस में भी सेम ही चैप्टर आता है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझना होती है। निर्देशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, परामर्श सजेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, तो वही चीज़ आपको कैसे मिलेगी, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं कि परामर्श दोगे कि इंस्ट्रक्शन दोगे, निर्देशन दोगे, क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो समस्या है बच्चे के साथ तो आप उसे सजेशन दोगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती है, पढ़ने के साथ साथ जो हम लोग अलग क्रियाएं करते हैं, अदर एक्टिविटीज करते हैं, वो क्यों करवाई जाती है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या फिर छात्रों के शैक्षिक संस्थानों के विकास से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित होती है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, अधिगम लर्निंग प्रोसेस जो सिद्धांत होते हैं किसके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया, स्कीनर, थॉर्नडाइक, कहलर या फिर बीएस ब्लूम के द्वारा। तो आपको पता है कल ही हम एक सेशन में डिस्कस किए थे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है, तो ब्लूम ने तो एक टैक्सोनॉमी बताई है, सीखने के प्रकार बताए, उन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीएस ब्लूम। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो आप ध्यान रखिए, ये जो तीसरे नंबर पर दिख रहा है ये इसका सही आंसर होगा, बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो राइट आंसर है बीएस ब्लूम। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? अवरोधन मतलब एक तरीके से डिस्टरबेंस आ जाना, हर्डल आ जाना, परेशानी आ जाना। उसका मीनिंग क्या होता है? बालक का विद्यालय में न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय में एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, बार बार बच्चा फेल हो रहा हो बहुत लंबे समय से 2-3 साल तक एक ही कक्षा में, या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश न करना। तो बच्चे की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तात्पर्य क्या है इसका? तो ये आंसर यहाँ पर हो सकता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, मतलब कि पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की विकृति, समस्या, दिक्कत हो सकती है जिसके कारण वो परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल में? यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकती हूँ, ये आपका जो माइक्रो टीचिंग है वहीं से रिलेटेड है पूरा। प्रस्तावना कौशल, समापन, प्रदर्शन और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं वहाँ पर ये सारे आते हैं। सबसे पहले हमको पाठ योजना बनानी होती है, मतलब एक प्रस्तावना कौशल रहता है जिसमें हम पूरा डिफाइन कर देते हैं। एक बार मैं आपको इसका पहले आंसर बता देती हूँ, उसके बाद ये पूरी चीज़ डिफाइन कर देती हूँ, ताकि आपका माइक्रो टीचिंग जो है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाए। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है तो किसके अंदर आता है? वो प्रस्तावना कौशल के अंदर आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी इसका मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ आपको। देखिए, माइक्रो टीचिंग में आपको 5 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहला आता है हमारा प्रस्तावना कौशल, जिसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास होती है। हम लोग बच्चों से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि बच्चों को इसके बारे में क्या क्या जानकारी है। ठीक है, तो ये पहला बोल सकते हैं कि पहला प्रारूप होता है इसका, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर जो है 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है यूकेरियोटिक पादप कोशिका के बारे में। सेकंड आता है प्रश्न कौशल, हम लोग बच्चों से प्रश्न वगैरह पूछते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। एक तरीके से हमको फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चों ने अभी तक कितना लर्न किया है। थर्ड आता है हमारा श्यामपट्ट कौशल, हम लोग बच्चों को सारा बोर्ड पर बनाकर बताते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कोशिका का कि यह क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है। तो तीसरा हमारा श्यामपट्ट कौशल हो गया। फोर्थ आता है हमारा उदाहरण दृष्टांत कौशल, उदाहरण के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्पल देकर हम लोग बच्चों को कोशिका यानी कि यूकेरियोटिक जो सेल्स टीचर पढ़ा रहा था उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। फिर आता है पुनर्बलन कौशल। अब पुनर्बलन रेनफोर्समेंट क्या होता है? अभी 4 स्टेज तक तो हमने सारा बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों ने सीख भी लिया, हम लोगों ने फीडबैक भी ले लिया। अब जब बच्चे आंसर करेंगे तो हमें उन्हें पुनर्बलन देना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक टीचर ने बच्चों को दिया हुआ है, जब टीचर ने प्रश्न पूछा तो बच्चों ने आंसर किया, तो टीचर ने पुनर्बलन रेनफोर्समेंट के रूप में बच्चों को क्या बोला? अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, सेकंड को बोला तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और इस तरीके से हम लोग बच्चों को कमेंट कर सकते हैं, शाबाश कर सकते हैं। इससे बच्चों को क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलेगा तो उनको और आगे बढ़ने में एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, प्रकार हो गए। आपने भी इसी तरीके के बनाए होंगे, जब आपने माइक्रो टीचिंग वाली डायरीज बनाई होगी तो उसमें इसी तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है। पहले से हमें सब कुछ रेडी करना होता है कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पर टीचिंग करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? बहुविमात्मक जो प्रज्ञा है इसका प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा, जॉन मेयर के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, या फिर गोलमैन के द्वारा? तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। यह हमारा बुद्धि लब्धि जो है उससे संबंधित है, क्योंकि किसने बुद्धि के 8 प्रत्यय बताए, अलग अलग विमाएं होती है, अलग अलग तरीके से बुद्धि को अलग अलग भागों में किसके द्वारा बांटा गया है। थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ पर मिल गई होगी कि ये किसके द्वारा दिया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर गार्डनर के द्वारा ये दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर पूरा डिफाइन किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं इसका आंसर पूरा डिफाइन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुविमात्मक प्रज्ञा को बोला जा सकता है। लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, जैसे भाषाई हो सकती है, स्थानिक हो सकती है, देहिक हो सकती है, इंद्रियगत हो सकती है, अंतर्वैयक्तित्व, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय, 8 प्रकार की जो अवधारणाएं हैं बुद्धि की, अलग अलग
क्वालिटीज़ जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, उनका एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 8 तत्वों में विभाजित होती है। और कब दिया गया था? तो 1983 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बहुविमात्मक प्रज्ञा या फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। कब दिया गया है? 1983 में ये दिया गया है। ओके, देखिए आज के पेपर की खास बात यह है कि आज के पेपर में क्वेश्चन हमें सारे आते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टफ करी हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि थ्योरी हम लोग सारे पढ़ते हैं, बट मेन फोकस इस पे रहता है कि आपको लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा कर दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन की भी हम लोग प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में कोई भी फियर हमारे पास ना हो कि ये एग्जाम हमसे क्रैक नहीं होगी, या फिर इस जो चैप्टर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है इसमें हमारे कम मार्क्स आ सकते हैं। तो हम लोग पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की प्रिपरेशन अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई आती है। क्या करने में कठिनाई आती है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया। ठीक है, तो कौन सी कठिनाई हमसे पूछी गई है? डिसलेक्सिया की आपसे पूछी हुई है। डिसलेक्सिया में बच्चे को क्या कठिनाई आती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, या फिर पढ़ने और वर्तनी में। तो बच्चों को कैसी समस्या आती है डिसलेक्सिया में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने और वर्तनी करने में यहाँ पर बच्चों को समस्या आती है। हम लोग एक ही एग्जाम्पल को हमेशा डिफाइन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे कि बच्चा सो को वॉस पढ़ता है। ठीक है, डब्ल्यू को पहले एस को बाद में पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ लेता है, एम को डब्ल्यू पढ़ लेता है, एन को कुछ और पढ़ लेता है। तो इस तरीके की जो विकृति होती है उस विकृति को बोला जाता है डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती समावेशी शिक्षा के अंतर्गत? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। कैसे? जैसे कि ऑप्शन डी हमें क्या बोल रहा है, जैसे जिन बच्चों को थोड़ा कम दिखाई देता है, ये भी एक विकृति होती है, तो उन बच्चों को आप आगे बिठा सकते हैं। जिन बच्चों के अंदर ये सुनने संबंधी विकृति होती है, जिन्हें कम सुनाई देता है, उन्हें आप अपने पास बिठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट चेयर पर, फर्स्ट टेबल पर आप उन्हें बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि शिक्षक को जो निःशक्त बच्चे उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, या फिर हतोत्साहित करना चाहिए? तो जो बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित, मोटिवेट करना चाहिए कि आप खुद से आगे रहकर प्रश्न पूछिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि संबंधित होती है शारीरिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर उपरोक्त सभी से? तो बच्चों की वृद्धि इन तीनों से संबंधित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे या फिर एक बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन है, इसलिए अपन इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों की वृद्धि संबंधित होती है हमारे शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक सभी विकास से ये संबंधित होती है। चलिए, अब अपना फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? गिलफोर्ड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर वुडवर्थ के द्वारा? तो ये अभी मैंने थोड़े ही टाइम पहले आपको एक ट्रिक के थ्रू सिखाया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमने देखा था कि व्यवहार के कारण हमने गिल्ली डंडा के एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। कैसे समझा था कि आप लोग गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो आपने क्या करा है, जब आप गिल्ली की खेल रहे होते हैं तो आपके फ्रेंड के लग जाती है, तो फिर जब नेक्स्ट उसका टर्न आता है तो वो भी उसकी मार देता है, डंडे की मार देता है, फिर गिल्ली की मार देता है। तो व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया, आपका व्यवहार परिवर्तित हुआ है, तो आपके फ्रेंड का व्यवहार भी परिवर्तित हो गया है। तो ये परिभाषा किसकी है? गिल्ली डंडे की है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड के द्वारा दी गई। गिल्ली के द्वारा सर फोड़ देना। तो ये डेफिनेशन आप इसको स्ट्रिक के थ्रू या फिर जो भी अपनी ऑन लैंग्वेज में डिफाइन करके याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये दी गई है, सूची दी गई है, 1 और 2 को यहाँ पर मैच करना है। जेरोम ब्रूनर जो है उसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, आसू बेल के द्वारा, ग्लेजर के द्वारा और हार्वर्ड गार्डनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर मैच करनी है। आप चाहें तो कुछ समय यहाँ पर ले सकते हैं मैच करने के लिए। ब्रूनर ने कौन सा दिया है, बुनियादी शिक्षण का, साइनेटेक्स का, अग्रिम संगठक का, संप्रत्यय का या फिर प्रच्छा प्रशिक्षण का। अब आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इधर सिलेक्शन में आपके पास 5 है, तो कोई एक होगा जो इन चारों के लिए मैच नहीं करेगा और वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जेरोम ब्रूनर की थ्योरी हमने पढ़ी है। जेरोम ब्रूनर को हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के साथ कंपेयर भी किया हुआ है, क्योंकि जेरोम ब्रूनर की थ्योरी थोड़ी जीन पियाजे की थ्योरी से मिलती जुलती है। तो जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। ठीक है, 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। कौन सी चीज़ें बताई थी, एक तो क्रिया विधि आती है, पहली स्टेज आती है जब बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, जो कि शैशव होती है। उसके बाद आती है उनकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि बिल्कुल जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है, तीसरी जो स्टेज आती है संकेतात्मक अवस्था आती है, जो कि जीन पियाजे की मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था जो है कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उससे मिलती जुलती है। तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। ये क्या बताते हैं कि जो भी है बच्चा जो है एक विषय के प्रति विशेष रुचि रखता है, क्योंकि जीन पियाजे तो बोलते हैं कि बच्चा जो है वातावरण से सीखता है, लेकिन जेरोम ब्रूनर क्या बोलते हैं कि बच्चों को शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं। तो जेरोम ब्रूनर का जो समप्रत्यय, जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी है वो संबंधित है समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप मैच कर लो कि ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर मिल रहा है। एक तो यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा कट कर दो, तीसरा कट कर दो, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। मतलब अब हमें चूज करना है 1 और 4 में से क्या यहाँ पर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से क्या यहाँ पर सही है। दूसरा बात करते हैं, आंसू बेल है, तो ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि ये व्यवहारवादियों के अगेंस्ट है। व्यवहारवादी जो थ्योरी है उसके थोड़ा अगेंस्ट इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, क्योंकि व्यवहारवादी क्या बोलते हैं कि उद्दीपक पुनर्बलन का होना बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे कि उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक बच्चे को उद्दीपक के बारे में, स्टिमुलस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। बस हो सकता है कि कभी आपसे इनकी बुक के बारे में पूछ लिया जाए, तो इनकी बुक के बारे में मैं बता देती हूँ। आंसू बेल जो है इनकी एक बुक है, 1968 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिस बुक का नाम है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान में ही इन्होंने एक बुक लिखी है, मनोविज्ञान एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, मनोविज्ञान और फिर इस तरीके से, फिर उसके बाद उसका थीम लिखा हुआ है एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि ये शिक्षा में जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, उसको ज़्यादा जोर देते हैं। तो आप इसको लिख लो आंसू बेल के बारे में कि इनकी एक बुक है 1968 में आई थी, मनोविज्ञान एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। और इनकी थ्योरी क्या बताती है, इनकी थ्योरी ये बताती है कि बच्चा पहले से क्या जानता है उसी के बारे में वो इंटरेस्ट दिखाएगा। मतलब बच्चों का जो पुराना ज्ञान है वो ही उसको मदद करता है नए ज्ञान को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे को जब तक पुराना नॉलेज नहीं होगा वो नई चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा। तो आंसू बेल की जो थ्योरी है वो हमारी संबंधित है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। तो दूसरे का आंसर हो गया 3। तो ये दोनों अभी बिल्कुल मैच करे, तो अभी भी पहला और 4 दोनों सही हो सकते हैं। यहाँ पर अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान कैसे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, जो आंसू बेल की थ्योरी है उन्होंने बताया था। उन्होंने ये 2 तरीके से डिफाइन किया था कि बच्चे को हम लोग जब नई टीचिंग करवाते हैं तो पुराना ज्ञान उनको मदद करेगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये चीज़ हो सकती है कि बच्चों को हम लोग कैसे ज्ञान की प्राप्ति देंगे। तो हम लोग छोटी छोटी सी हम लोग देखते हैं प्रदर्शनी वगैरह लगा सकते हैं, बच्चों को हमें कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू चीज़ों को सिखाना होगा। तो अग्रिम संगठक मतलब कुछ ऐसी प्रदर्शनियां लगवा सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर पाए। तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान जो है आंसू बेल की थ्योरी से संबंधित है। ब्रूनर का हो गया हमारा संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण प्रतिमान। ठीक है, अब बचे ग्लेजन और गार्डन। तो ग्लेजन हमारे संबंधित है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। सबसे पहले ये शिक्षण प्रतिमान यानी कि टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी सीखने वाली बात है। देखो टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, जब भी हम लोग कोई सिद्धांत या फिर रूल्स वगैरह बनाते हैं तो उसको पहले हम लोग सब अप्लाई करके देखते हैं क्या ये बच्चों के व्यवहार, बच्चों का जो व्यवहार है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं
टीचिंग मॉडल, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में यदि अपन इसको डिफाइन करें तो मॉडल क्या होता है, जिसको हम हर एक बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सके। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड बच्चों के लिए शिक्षण प्रतिमान होंगे या फिर टीचिंग मॉडल होंगे, वो हर एक बच्चे के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट क्या होता है, टीचिंग जो मॉडल होते हैं उसका ये बेनिफिट होता है कि इससे पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, टीचिंग जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि टीचर को पता होता है किस प्रकार के बच्चों को हमें इस तरीके से अध्ययन करवाना होगा। यदि बच्चे स्लो लर्नर हैं तो उसके लिए हमें ये मॉडल फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से तो जो ग्लेजर हैं वो संबंधित है हमारे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से, और गार्डन जो है वो संबंधित है हमारे साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया ब्रूनर, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा आसुबेल हो गया हमारा अग्रिम संगठक प्रतिमान से, और ग्लेजर हो गया हमारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से, मतलब पहला वाला, और गार्डन हो गए हमारे साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से। बहुत सारे शिक्षण प्रतिमान होते हैं, तो 4 तो आपको ये याद करना है, 2 और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, काफ़ी फेमस है वो भी। एक आपने जेरोम ब्रूनर का नाम सुना है, ठीक है, अभी अपन पढ़े थे जेरोम ब्रूनर का, तो यही हो गया। एक तो यही पूछा जाता है आपसे, संप्रत्यय या फिर संकल्पना बेस्ड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एक एग्जाम में यही पूछा हुआ था, नॉर्मल क्वेश्चन था कि संकल्पना बेस्ड जो प्रतिमान है, टीचिंग मॉडल है, वो रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, जेरोम ब्रूनर से। तो संप्रत्यय संकल्पना बेस्ड शिक्षण प्रतिमान हमारा जेरोम ब्रूनर से संबंधित है। उसके बाद एक और इसके अंदर आपको ऐड करना है, खोज संबंधी शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है, तो खोज संबंधी शिक्षण प्रतिमान दिया गया है रिचर्ड सचमैन के द्वारा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर रिचर्ड के बाद क्या है, आई थिंक रिचर्ड सचमैन ही है। रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया खोज संबंधी शिक्षण प्रतिमान। तो ये 5 शिक्षण प्रतिमान जो है आपको याद रखना है। ब्रूनर का संप्रत्यय हो गया, आसुबेल का हो गया हमारा अग्रिम, ग्लेजन का बुनियादी हो गया, गार्डन का साइनेटिक्स हो गया, और एक खोज संबंधी हो गया रिचर्ड सचमैन का, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, या फिर आंकड़ों का संग्रहण करना। तो समस्या समाधान यदि हम करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें समस्या की क्या करनी होगी, पहचान करनी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसको समाधान करने के हम लोग नए नए तरीके फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होता है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, मोनोपोली होगी उसमें तब, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या फिर पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल होगा। तो कब हमारा शिक्षण जो है अधिगम लर्निंग प्रोसेस है प्रभावशाली इफेक्टिव हो सकती है, तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। जब बालक का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगा तभी उसकी लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। मतलब स्मृति स्तर मतलब हमारा एक स्मृति मेमोरी वाला, और बोध एकदम से हमें समझ का विकास हो जाना। तो इसमें कॉमन चीज़ें क्या आती है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास सामान्यीकरण। तो किसमें होता है, जब दोनों में कॉमन चीज़ें किसमें आती है, बोध स्तर और स्मृति स्तर में। तो दोनों में कॉमन चीज़ आती है प्रस्तुतिकरण करना। हम उस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये दोनों का एक कॉमन प्रतिमान होता है जिसे कहा जाता है प्रस्तुतिकरण करना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया, सूझ का सिद्धांत है ना, और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत हम किसको बोल सकते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध को, ठीक है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया, चूहे के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो पुनर्बलन के सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और उद्दीपन अनुक्रिया तो हमारा उसके द्वारा दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंध हमारा दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा, और सूझ का सिद्धांत दिया गया है कोहलर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, या फिर अंतःप्रज्ञ अवस्था। तो बिल्कुल जीन पियाजे की थ्योरी से मिलती जुलती हमारी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है। उन्होंने पहली अवस्था बताई थी उनकी क्रियात्मक अवस्था,
दूसरी अवस्था थी उनकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज, और तीसरी अवस्था थी संकेतात्मक, मतलब एक संकेतों के आधार पर अवस्था। ठीक है, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ें आ जाती, तर्क करना और एक अमूर्त चिंतन करना, दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो कौन सी अवस्था इसकी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रज्ञा अवस्था जेरोम ब्रूनर की अवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसन के बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया गया। उन्होंने 5 तरीके से शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल को डिफाइन किया, उनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन और व्यवस्था, आत्मकरण या फिर वचन और अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, अब इनका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण होता है या फिर खोज होती है, आत्मीकरण होता है, वाचन यानी कि अभिव्यक्तिकरण होता है। तो इनका आपको एक क्रम डिफाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी चीज आएगी? तो देखो कौन से वो 5 पद होते हैं, 5 पद आपके सामने, बस हमें क्या करना था, इसको अरेंज करना था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सबसे पहले आता है खोज। इसे इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, खोज को हम लोग अन्वेषण भी बोलते हैं, अन्वेषण विधि यानी कि खोज विधि होता है। तो सबसे पहला प्रकार क्या हो गया हमारा यहाँ पर? खोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब बी वाला। ठीक है, बी वाला कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमको? इस वाले में मिल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी होगा। अब कैसे डिफाइन किया हुआ है उसको भी अपन लोग देख लेते हैं, ताकि एक टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो जाए। मॉरिसन ने बताया हुआ है, सबसे पहले बच्चा अन्वेषण विधि को फॉलो करता है, खोज विधि को फॉलो करता है। यहाँ पर टीचर बच्चे से क्या करता है? छोटे छोटे से प्रश्न पूछता है, या फिर उसको पुराना कितना ज्ञान है उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नया ज्ञान देना है। तो बच्चा टीचर जो है बच्चे से पहले कुछ प्रश्न पूछता है, ताकि टीचर को पता चल जाए कि बच्चे को इस टॉपिक या फिर इस चैप्टर के बारे में कितनी जानकारी है। तो ये पहली स्टेप हो गई हमारी। ठीक है, अब खोज हो गई। उसके बाद होता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना। अब टीचर क्या करेगा? सेकंड स्टेज में आकर प्रस्तुतिकरण करेगा। हर एक चीज़ को यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर डिफाइन करेगा कि आज जो उसको 30 से 40 मिनट का यदि कालांश मिला हुआ है, तो 30 से 40 मिनट में वो कितनी चीज़ों को आज बता सकता है, रिमेनिंग चीज़ों को कल के सेशन में बताएगा। इस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करने की प्रोसेस चलेगी। तीसरी हमारी आती है परिपाक अवस्था। परिपाक अवस्था उसको बोला जाता है, या फिर आत्मीकरण करने की अवस्था आप उसको कंसीडर कर सकते हो, दोनों सेम नेम है। ठीक है, तो आत्मीकरण भी आप याद रखना है, फिर परिपाक अवस्था भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चे को एक खुद से एक्टिविटी करने को बोली जाती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होगी, जैसे कि प्रयोगशाला में जाकर आपको ये कार्य करना है, इस तरीके से बच्चों को खुद से कार्य करने को प्रेरित किया जाता है। तो आत्मीकरण या परिपाक अवस्था वो होती है। ठीक है, अगली जो हमारी अवस्था आती है संगठन या फिर व्यवस्था बोल सकते हैं। ये पूरा टीचर का कार्य होता है, क्योंकि उसको एक कालांश, उसको एक लेक्चर मिला है 30 मिनट का। मान लो कि 30 मिनट में टीचर कितना पढ़ा सकता है, उसको पहले से उसकी व्यवस्था करनी होती है कि आज के सेशन में मुझे इतना ही भाग पढ़ाना है, रिमेनिंग भाग मुझे कल के सेशन में पढ़ाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आज पढ़ा दिया तो आज का थोड़ा सा कुछ बचा हुआ कल पढ़ा दिया। पहले हमें क्या करना होता है? टीचर को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाना होता है, उसके बाद ही हम लोग सेशन को वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज हो गई। लास्ट क्या आता है? वाचन करना, अभिव्यक्तिकरण करना या फिर वर्णन करना। अब लास्ट स्टेज में टीचर का काम कंप्लीट होता है। अब आता है बच्चे का कार्य। बच्चा क्या करेगा? जो भी उसने टीचर से अभी तक पढ़ा है उसको वहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए क्लास में उनको डिफाइन करना होगा और टीचर के सामने बताना होगा कि आज के सेशन में उसने क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी है। तो ये इस तरीके से चलती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाता है? खोज आ जाता है, फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण, फिर आ जाता है हमारा आत्मीकरण, फिर तीसरी स्टेज में हमारा आ जाता है संगठन व्यवस्था, और लास्ट स्टेज आ जाती है वाचन करना, पढ़ना या फिर अभिव्यक्तिकरण करना या फिर वर्णन करना। किस तरीके से बच्चे ने जो भी समझा है क्या वो दूसरे बच्चों तक उस ज्ञान को डिलीवर कर पा रहा है, बच्चों को डिफाइन कर पा रहा है। तो ये आती है हमारी मॉरिसन की 5 स्टेजेस। ओके, तो आज के सेशन में हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के सेशन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उनको हम कंप्लीट करेंगे। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।